1980 का दशक बम्बई। उस वक्त बम्बई को बम्बई बोलना अलाउड था। उस वक्त बम्बई की सड़कों पर गड्ढों से ज़्यादा लाशें हुआ करती थी। शूटआउट, गैंग वॉर, राजनीतिक हत्याएं, जबरन वसूली, फिल्म फाइनेंसिंग यानी फिल्म वित्त पोषण। सरकारें तो थी मगर नाम की। राज तो अंडरवर्ल्ड कर रहा था। दुनिया को पुलिस का डर था मगर अंडरवर्ल्ड पुलिस पर हंसती थी। उसी साल यानी 1980 में एक गिरोह बम्बई अंडरवर्ल्ड में शामिल होने जा रहा था। शायद ही किसी ने सोचा होगा ये गिरोह आगे जाके इतना ताकतवर बनेगा। देखिए दी टमटम की पूरी इस रिपोर्ट को। ये कहानी है उस वक्त के बम्बई के एक ऐसे खूंखार अपराधी की जिसकी तलाश आज दुनिया के कई देशों को है। दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र राज्य के एक गांव खेड़ में कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते थे। उसकी मां अमीना एक गृहिणी थी। वह डोंगरी के टंकर मोहल्ला इलाके में रहता था और अहमद नाविक हाई स्कूल में पढ़ता था, जहां से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। दाऊद ने अपने शुरुआती किशोर अवस्था में धोखाधड़ी, डकैती और छोटे अपराधों में शामिल होकर अपराध में अपनी घोंस बिठाई और बाद में स्थानीय डॉन बासुदादा के गिरोह में शामिल हो गया। बाद में वह गिरोह से अलग हो गया। गिरोह से अलग होने के बाद 1970 के अंत में उसने अपने बड़े भाई साबिर इब्राहिम कासकर के साथ अपना एक गिरोह बनाया। पठान गिरोह द्वारा साबिर को मार दिए जाने के बाद वो अपने गिरोह का एकमात्र मालिक बन गया, जिसे बाद में डी कंपनी के नाम से जाना जाता था। पहले दाऊद से वो डी बना और डी से वो भाई बन गया। बाद वह मुख्य रूप से सोने की तस्करी, अचल संपत्ति, जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। समद खान की हत्या के लिए मुंबई पुलिस द्वारा वांछित होने के बाद वह 1986 में भारत से दुबई भाग गया। बाद के वर्षों में उसने अपने दूसरे कमांडर छोटा राजन की मदद से अपने गिरोह का विस्तार किया। उसके गिरोह में 5000 से कमोबेश सदस्य थे और 1990 के दशक की शुरुआत में सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी वो कर ला रहे थे। उसको 1993 के मुंबई हमलों में मास्टरमाइंड के रूप में भारत सरकार द्वारा नामित किया गया था, जिसके बाद वह कराची के लिए निकल गया, जहां कहा जाता है कि वह आज तक जीवित है। माना जाता है कि बॉम्बे में मार्च 1993 के बम धमाकों का मास्टरमाइंड व्यापक रूप से दाऊद को माना गया है। 2003 में भारतीय और संयुक्त राज्य सरकारों ने दाऊद इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। भारतीय तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे एक बड़ी भारत की सफलता बताई थी। दाऊद इब्राहिम इस समय भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। 2017 में स्वर्गीय राम जेठमलानी ने यह पुष्टि की। बॉम्बे विस्फोट के बाद दाऊद इब्राहिम ने उनसे संपर्क किया और यह कहा कि वो भारत वापस आना चाहता है और मुकदमे के लिए तैयार है, पर इस शर्त पर कि उसे किसी तीसरे के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। राम जेठमलानी साहब ने इस तरह का प्रपोजल दिया था, ये बात सच है, मगर इस पर कंडीशन डाली थी। कंडीशन ऐसी डाली थी कि दाऊद इब्राहिम को बम्बई में आने के बाद पुलिस ने अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको घर में रहने का इजाज़त देनी चाहिए। भाई जिसके खिलाफ इतने केसेस है, ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं करना, ये कौन स्वीकार कर सकता है? और ये स्वीकार हम नहीं कर सकते। जो यहाँ का कानून है, इस कानून के सामने उनको जाना पड़ेगा। सबको जाना पड़ता है तो उनको भी जाना पड़ेगा। ये बात हमने कही, वो जो जेठमलानी जी ने इसका स्वीकार नहीं किया। जेठमलानी ने शरद पवार को इस बारे में अवगत कराया था, मगर सत्ता में बैठे राजनेताओं ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई। जेठमलानी के अनुसार दाऊद की वापसी की अनुमति देने से इनकार करने के कारण उनके डर से
कि वह अपने रहस्य को उजागर करेगा। दाऊद को पहले पाकिस्तान और फिर संयुक्त अरब अमीरात में रहने के लिए माना जाता है। भारत का कहना है कि वह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थानांतरित हो गया है। 5 मई 2015 को तत्कालीन सांसद हरिभाई चौधरी ने भारत की निचली सदन को ये सूचित किया था कि दाऊद का ठिकाना अज्ञात था। हालांकि 11 मई को भारत के तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को यह बताया कि दाऊद पाकिस्तान में था और वह उसे भारत वापस लाएंगे। अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने प्रमुख आतंकवादी आंकड़ों को मंजूरी देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की, जिसमें उन्होंने दाऊद के 3 ठिकानों के बारे में बतलाया, जिसमें एक यह है व्हाइट हाउस सऊदी मस्जिद के पास, क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। यह एक सोचने की बात है। इतने सालों से भारत सहित कई देशों ने यह कहा कि दाऊद इब्राहिम कास्कर कराची पाकिस्तान में है, मगर पाकिस्तान इस बात पर अड़ा रहा यहाँ वो नहीं है, यानी दाऊद। 22 अगस्त 2020 को ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने उसके 3 ठिकानों के बारे में बतला दिया, दुनिया के सामने रख दिया, जिसका जिक्र बहुत पहले भारत की खुफिया एजेंसियां कर चुकी थी, मगर पाकिस्तान इस बात पर अड़ा रहा, वो इन ठिकानों के बारे में माना ही नहीं। 2006 में दाऊद की बेटी महरूक दाऊद ने पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से शादी की। 2011 में उसकी बेटी महरीन ने एक पाकिस्तानी अमेरिकी अयूब से शादी की। उसके बेटे मोइन ने 25 सितंबर 2011 को लंदन के एक व्यवसायी की बेटी सनाया से शादी की। उसका भाई इकबाल कास्कर सहित उसके परिवार के कई सदस्य मुंबई में रहते हैं। डकैत, ड्रग्स, धोखाधड़ी, मगर डी कंपनी को बॉलीवुड फिल्म उद्योग के वित्त पोषण से जोड़ा गया है। 1980 और 1990 के दशक में डी कंपनी द्वारा कई बॉलीवुड स्टूडियो और फिल्मों को वित्त पोषित किया गया था। ऐसा माना जा रहा था दाऊद उस दौरान कई मशहूर हस्तियों से जुड़ा था। उसके साथ कई बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों की तस्वीरें और कुछ वीडियोस भी कुछ समय पहले सामने आए थे। भारत के मशहूर अदाकार स्वर्गीय ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में दाऊद के बारे में जिक्र किया और लिखा है, जल्द से बताता हूँ कि मैं दुबई उतरा एक शो के लिए जिसमें आर डी बर्मन, आशा भोसले जी थी। तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम? तो मैंने कहा मैं आज होटल में जाके चेक इन करता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं खैर हुआ ये कि मैं उनके घर गया। जैसे अब उनके घर पे गए, हमारी बड़ी खातिर नवाजी की, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाए, कहा कि मैं तुम्हें शाम को बुलाना चाहता था लेकिन मैं शराब पीता नहीं हूँ, तो मैंने ऐसा ना समझा तुम्हें बुलाने के लिए। तो वहाँ मुझे उन्होंने कहा कि जब मैंने एक फ़िल्म तवाइफ की थी और वो पिक्चर बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट थी, मैं हीरोइन जो पिक्चर रहती है अग्निहोत्री का जो किरदार था वो एक तवाइफ बनने को होती है और वो कैसे हीरो जो होता है उसे बचाता है और उसे वापस सोसाइटी में ले आता है। तो मेरा उस फिल्म में नाम दाऊद था। तो ये इस बात से बड़े खुश हुए कि तुमने मेरा नाम एक सही तरीके से रोशन किया कि मेरा नाम वो है जो ऐसे डाउन ट्रॉडन को बचाता है। फिर वो सब कपूर परिवार के चाहने वाले थे, सब फिल्में उन्होंने देखी थी, बहुत खुश थे कि मुझसे मिलते हुए। और उस वक्त पापा राज कपूर साहब जिंदा भी थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो जानते थे वो। तो ऐसा मेरी मुलाकात हुई चाय के पर, और मैंने कहा तुम मुंबई वापस क्यों नहीं आ जाते हो, अपने आप को पुलिस के हवाले या लॉ के हवाले कर लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा, मैंने बहुत लोगों के ख़िलाफ़ हो चुका हूँ और मुझे एक तो पहले वो मुझे कत्ल करना चाहेंगे, नहीं तो मेरे जस्टिस नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने इस पर डिस्प्यूट करने की इस बात ही नहीं सोची। फिर उन्होंने कहा था कि मैंने गलत काम किए हैं, मैंने किसी को अपने आप नहीं मारा है, मैंने मरवाया है, क्योंकि उस आदमी ने गलत किया था, उसने अल्लाह के नाम पर गलत बातें की थी। तो मैंने जंगल में जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो उसकी ताकत में लकवा मार जाती है। अब वो शेर नहीं रहा जब कभी वह उसी जंगल का राजा हुआ करता था। यह तो सिर्फ हम एक बूढ़ा होने की बात कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं,
मगर शेर की ताकत में कमी तब भी आती है जब वो शेर रहा ही ना हो। दाऊद जिंदा है या रब की बारगाह में उसकी पेशी हो गई है, यह तो मालूम नहीं है, मगर मैं आखिर में यह ज़रूर कहूँगा, दाऊद, डरती होगी दुनिया तेरे खौफ मंज़र से जो तूने दिए है, करती होगी इज़्ज़त तेरी या चंद जानने वाली दुनिया तेरी दौलत और तेरी शोहरत की वजह से। अगर वाकई है तेरा खौफ इतना ख़तरनाक तो एक बार मौत को डरा के दिखा। अगर वाकई है तेरे पास इतनी दौलत तो एक बार उस मलिकुल मौत को ख़रीद के बता। मैं दाऊद की इस कहानी से हर इंसान को यह पैगाम देना चाहता हूँ, कामयाब होने के लिए किसी भी गलत रास्ते का इख्तियार करना बेवकूफ़ ही हो सकता है। अगर दाऊद ज़िंदा है तो वह कितना कम नसीब होगा जिस ज़मीन पर उसने जन्म लिया, उस हम वतन ज़मीन पर दफन होने के लिए 2 गज़ ज़मीन भी नसीब ना हो सकेगी। इससे बड़ी भला बदनसीबी क्या हो सकती है।